नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका केडी स्टडी क्लब में। आज हम क्लास 6 साइंस बुक का चैप्टर 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। पृथक्करण मतलब अलग करना। जैसे कि आप जब चाय बनाते हैं तो छान के उसमें से चाय पत्ती अलग करते हैं, दही में से मक्खन अलग करते हैं। अगर चावलों में या गेहूं में किसी में कंकर है तो उसे आप बीनते हैं तो उसमें से कंकर अलग करते हैं। इसी प्रकार से कई और तरीके के पृथक्करण होते हैं, पर इनके नाम होते हैं कि अगर हम हाथ से करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम उस अगर दही में से मक्खन निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं। आइए अब आगे पढ़ते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चालनी या जिसे हम छलनी कहते हैं द्वारा पृथक किया जाता है, जैसे ये कर रहा है चित्र 5.1 में, है ना। फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। जैसा कि हमने अध्याय 3 में सीखा है कि रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओटते हैं। कदाचित आपने नमकीन, दलिया अथवा पोहा खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले उन्हें सावधानी पूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। जैसे कि हरी मिर्च है तो बंदे होते हैं छांटते हैं, हरी मिर्च नहीं खानी, उसे अलग कर देते हैं। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। आम अलग कर देंगे और जो दूसरा फल अमरूद है उसे अलग कर देंगे। ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, बहुत इजी है, क्योंकि मोटा मोटा आराम से उठा के भी रख सकते हो और थोड़ी ही मात्रा में होगा। परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे हों तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा? कल्पना कीजिए, यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने की सोचना भी असंभव है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम कर ही नहीं सकते। परंतु क्या है, पहेली तो ये जानना चाहती है कि ऐसे पदार्थों को पृथक करने की हमें आवश्यकता ही क्यों होती है। क्रियाकलाप 1, सारणी 5.1 के कॉलम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए हैं। पृथक करने का उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 तथा 3 में दिया गया है। तथापि कॉलम 2 तथा 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है। क्या आप प्रत्येक प्रक्रम का उसके उद्देश्य तथा पृथक्कृत अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं? अब जैसे प्रक्रम चावलों से पत्थरों को पृथक करना, उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक्करण करते हैं, दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना। अवयवों का हम क्या करते हैं पृथक? हम ठोस अवयव को फेंक देते हैं, हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं, हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। अब चावलों से पत्थर हटाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं? उसमें से अशुद्धियाँ ही तो अलग कर रहे हैं ना, ठोस अवयव जो है वो निकाल रहे हैं। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन, तो अनुपयोगी अवयवों को दूर करना, इसमें हम अनुपयोगी अवयवों को दूर कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसमें तो हम जो हानिकारक अवयव हैं या अथवा अशुद्धियाँ हैं उनको दूर कर रहे हैं। दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना, ठीक है ना, दो भिन्न है उपयोगी। और इसमें क्या हम कर रहे हैं मक्खन का? तो इसमें तो हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। चाय की पत्तियां पृथक करना, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं? हानिकारक अवयवों अथवा अशुद्धियों को दूर कर रहे हैं, है ना। अनुपयोगी अवयवों को दूर कर रहे हैं जो हमारे लिए उपयोग नहीं होंगी। हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं? बिल्कुल नहीं, हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं। प्रक्रम का उसके उद्देश्य तथा पृथक्कृत अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं। आपने कर लिया, किस तरीके से कैसे करना है? हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। अब जैसे कि आपने चाय में से चाय पत्ती अलग करी तो वो अनुपयोगी है ना। अब तो मतलब पहले जब हमने डाली थी चाय में तब तो उपयोगी थी, परंतु हम चाय के साथ उस चाय पत्ती को तो नहीं पीते ना, तो वो अनुपयोगी हो गई है। अब चावलों में से पत्थर अलग करे तो वो अशुद्धियाँ हो गई हैं, ठोस, वो मेरे को वो खानी तो नहीं है ना, वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के अमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। ये पदार्थों की 3 अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव और गैस में से कोई भी हो सकती है। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का
पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुणधर्मों में अत्यधिक भिन्नता है। पृथक्करण की विधियाँ। अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियों का उपयोग आपने अपने दैनिक क्रियाकलापों में किया होगा, काफियों ने करा होगा, नहीं करा होगा तो देखा होगा करते हुए। हस्त चयन मतलब हाथ से, जैसे चावल होते हैं, घर में गेहूँ आते हैं, गेहूँ साफ करते हैं, तो ये हम किसके जरिए जरिए करते हैं? हस्त चयन मतलब हाथ के जरिए हम कंकड़ निकाल निकाल के अलग कर देते हैं। क्रियाकलाप 2, दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। अब अनाज को कागज की शीट पर फैलाइए। क्या आप कागज पर एक ही प्रकार के अन्न कण पाते हैं? क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्न कण तथा अन्य खाद्य कण हैं? अब अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसी तथा अन्य अन्न कणों को इससे पृथक कीजिए। हस्त चयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जा सकता है। जैसे इसमें दिखा रखा है ना, चित्र 5.3 में ये व्यक्ति कर रहा है हाथ से। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्राय बहुत अधिक नहीं होती, मतलब अगर इसमें थोड़ी बहुत ही अशुद्धि है, थोड़ी बहुत ही मिलावट है, ऐसी स्थितियों में हस्त चयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है, मतलब ये सुविधाजनक है। अब है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग कैसे होती है? अपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियां के गट्ठर देखे होंगे, कभी आप गांव गए हो तो देखे होंगे, जब गेहूं कटते हैं तो उनकी गट्ठर की गट्ठर बना देते हैं। सूखे पौधे से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अनकण लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर लगे अनकणों की संख्या की कल्पना कीजिए। किसान अनकणों को सूखे पौधे के इतने गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते हैं? आमों तथा अमरूदों को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अनकण आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। अब इसे तो आसान नहीं है ना हाथ से अलग करना, इसलिए इनको इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होगा। अनकणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है? सूखे पौधों की डंडियों से अनकणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को हम थ्रेसिंग कहते हैं। मतलब जो ये प्रक्रिया होती है ना, इससे अलग करते हैं। देखो इसमें दिखा रखा है ना, ये गठरी सी ऐसे बंधी हुई है और जो ये इससे अलग कर रहा है इसको हम थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अनकणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अनकणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। अब तो इनके लिए मशीन भी आ गई है, मशीन से भी हम इनको अलग कर देते हैं। निष्पावन एक विधि है। निष्पावन सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए। क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों के कणों के अमाप समान हैं? क्या हस्तचयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है? अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। क्या होता है देखो, जैसे ये कर रही है ना, इसमें मिश्रण क्या है, ऊपर ये खड़ी हो गई है और ये धीरे धीरे नीचे गिर रही है, तो इससे जो भूसा है और ये सूप ले रखा है इसने, ठीक है ना, इसको सूप कहते हैं। अब इससे क्या हो रहा है, ये भूसा वगैरह, भूसा अलग हो जा रहा है और ये और अनाज अलग हो जा रहा है। इसको भी हम निष्पावन विधि कहते हैं। किसी मिश्रण को के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंके द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। जैसे हवा चल रही है, अगर हवा नहीं चल रही है तो आप इस विधि का उपयोग नहीं कर सकते। कई लोग तो पंखा चला के भी यूज़ कर लेते हैं। तो आप क्या करते हैं, जैसे घेरते हैं ना ऊपर से, तो जो भारी कण है, गेहूं क्या है भारी है, वो नीचे बैठ गया अनाज, और जो भूसे वूसे का ये जो है ये हल्का है, तो हवा से ये दूर जाके इकट्ठे हो जाते हैं। इस तरीके से इसमें से पृथक किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी कण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजनों में प्रयोग किया जाता है। चालन, अब चालन क्या मतलब, छानते हैं, आटा छानते हैं ना, उसे हम चालन कहते हैं। कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है। हमें इसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम
चालनी या छन्नी का उपयोग करते हैं तथा उसमें आटा डालते हैं। जैसे ये तो हर किसी ने ही देखा होगा, हर किसी के घर में इसका यूज़ होता ही होता है, तो इसको हम यूज़ करते हैं। आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियाँ चालनी में रह जाती हैं। प्राय आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडियाँ तथा भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं को दूर किया जाता है। आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत से कंकर तथा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। और आपके आसपास कहीं मकान बन रहा हो ना, तो वहाँ पे देखना इस तरीके की उसका यूज़ किया जाता है, जिससे जैसे रेत वेत में मोटे मोटे वो होते हैं तो उसको अलग कर दिया जाता है उसकी अशुद्धियों को। क्रियाकलाप 4। कक्षा में एक चालनी या छन्नी तथा थोड़ा सा आटा घर से लाइए। चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक कीजिए। अब चाक का पाउडर बनाइए तथा उसको आटे के साथ मिलाइए। इस मिश्रण का चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चाक, पाउडर तथा आटा पृथक कर सकते हैं? चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनकी मापों में अंतरों को पृथक करने में किया जाता है। अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन। अब ये अलग अलग तरीके, जैसे हमने आगे पढ़ा वैसे ही, जैसे हमने पहले पढ़ा है, ये वही और तरीके हैं। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल, मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियों को कैसे पृथक करते हैं? प्राय पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियाँ जैसे धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियाँ जल में चली जाती हैं। अब सोचिए, बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? क्यों? क्या आपने देखा है कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है? मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। ये दिखा रहे ना चित्र 5.8 में, ये गिलासों को दिखा रहे। आइए अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिसमें अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। आपने पहले पढ़ा है कि तेल तो ऊपर रह जाता है और पानी नीचे आ जाता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे दो पृथक पृथक परतों में बट जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। आइए फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? अक्सर आप छन्नी का उपयोग करते हैं। आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखें। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी मिलती हैं? अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती हैं? इस प्रक्रम को निस्यंदन यानी फिल्टर करना कहते हैं, जो कि हम चलनी द्वारा कर रहे हैं। अब सोचिए, तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण और निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी है? ऑफ कोर्स निस्यंदन, क्योंकि चलनी उसमें सारी वो चाय पत्ती उसी में रह जाती है और खाली चाय आ जाती है। आइए अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी नलों से गंदला जल प्राप्त होता है, गंदा गंदा आता है ना, मिट्टी जैसा। तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किया गया जल भी पंकिल हो सकता है। विशेषकर बरसात के बाद बारिश के टाइम पे ही ज़्यादातर ऐसा होता है। आइए अब हम यह देखें कि क्या हम पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसी अविलय अशुद्धियाँ दूर कर सकते हैं। अविलय मतलब जो जल में ना मिली हो। क्रियाकलाप 5। तालाब या नदी का पंकिल जल लीजिए। यदि यह ना मिल सके तो एक गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिला दें। इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जल का सावधानी पूर्वक प्रेक्षण कीजिए तथा अपने प्रेक्षणों को लिखिए। क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है? ऐसा क्यों हुआ है? इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए। इस गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में उड़ेलिए। अब इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? निस्तारण विधि कहेंगे ना। क्या दूसरे गिलास का जल अब भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है? अब इसका निस्तारण कीजिए। क्या चाय वाली छन्नी ने यह कार्य किया?
आइए कपड़े की सहायता से जल को निस्सरण करने का प्रयास करते हैं। कपड़े के टुकड़े में बुने हुए तागों के बीच में छोटे छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निस्यंदक के रूप में किया जा सकता है। आगे हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, नहीं तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, काफ़ी लंबी वीडियो जाएगी। धन्यवाद स्टूडेंट्स।